मेरा नाम ज़ोया है। मैंने घर से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन घर का सेठ रोज़ाना मुझसे अपनी टांगें दबवाता और अपना तोता मेरे हाथ में पकड़ा देता। मैं जब बेचैन हो जाती तो मैं भी साथ शुरू हो जाती। 2 घंटे बाद बाहर निकलती, पानी का फुहारा मेरा ऐसे ही चलता क्योंकि मैं छोटी थी। दोस्तों, कहानी में आगे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरा नाम ज़ोया है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले शादी के लिए हामी नहीं भर रहे थे क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो एक घर में मुलाजमत करता है, आम सा नौकर। लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं मैं अच्छे लड़के से शादी करूँ। मैं खूबसूरत लड़की थी, कोई भी अमीर से अमीर लड़का मुझसे शादी करने को मान सकता था, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। इसलिए मैंने अपने घर से भागने का फ़ैसला किया और एक रात मैं अपने आशिक के साथ भागकर आ गई। हमने निकाह तो नहीं किया था। मैंने उसे निकाह करने का कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर कि अभी हम निकाह नहीं करेंगे। वो जब मुझे सेठ के घर ले आया तो मैं बहुत डर गई थी। पागल लड़की, मैं तुम्हें अपने साथ गाँव कैसे ले जा सकता हूँ? तुम और मैं कुछ दिन यूं ही रहेंगे, फिर निकाह के बाद वापस जाएंगे। मेरा अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, इसलिए निकाह नहीं हो सकता था। मुझे मजबूरन वहाँ रहना पड़ा। मैं आबिद के साथ उसके क्वार्टर में नहीं रह सकती थी क्योंकि वहाँ और भी मर्द सोते थे। आबिद ने मुझे अपने सेठ से मिलवाया और कहा मैं उसकी कज़न हूँ और काम करने यहाँ आई हूँ। मेरी खूबसूरती देखकर सेठ पागल हो गया और मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी और कहा मैं उसके साथ ही घर में ही रहूँ। उसने मुझे एक कमरा दे दिया। सेठ की इतनी मेहरबानियाँ देखकर मैं घबराने लगी थी। आबिद ने मुझे सेठ के घर में रखने से मना ना किया और अपने क्वार्टर में चला गया। तुम उम्र में कम लगती हो, सेठ ने मुझसे कहा। मैं तुमसे भारी काम नहीं करवाऊंगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ कमरे में आओ। सेठ मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया और कहने लगा मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, तुम दबा दो। मैं उनका हुक्म मानते हुए उनकी टांगें दबाने लगी। मैं टांगें दबा रही थी कि सेठ ने अपना तोता बाहर निकाल लिया और फिर ये मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगे इसे भी दबा दो, ये बहुत दर्द कर रहा है। सेठ की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और बोली मैं ऐसी नहीं हूँ साहिब, ये सब कुछ नहीं करती। मैं उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। सेठ भी उठकर मेरे पास आ गए और मुझे दीवार के साथ लगा लिया और ख़ुद मेरे ऊपर आकर कहने लगे ऐसी लड़की नहीं हो तो बन जाओ, दोनों खूब मज़े करेंगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सेठ मेरे फुटबॉल्स को हाथ में लेकर बोला और फिर दबाने लगा। मुझे दर्द हुई तो मैं हल्की सी आवाज़ लगाकर चीखी और सेठ के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से जुदा किया और जल्दी से कमरे से भागकर अपने कमरे में आ गई। उस सेठ की हरकतें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। फिर मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी कि जल्दी से सुबह हो और मैं आबिद को सब सच बताऊं। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। सुबह होते ही मैं आबिद के पास आई और उसे सेठ के बारे में बताया। ये सब सुनकर वो कहने लगा ये तो अच्छी बात है जो सेठ का तुम पर दिल आ गया है। वो हर लड़की को घास नहीं डालता, वो जैसे चाहता है वैसा करो, फिर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। आबिद के मन में लालच उभरने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लगी और आबिद को कहा तुम बहुत घटिया इंसान निकले हो, चंद पैसों की खातर मेरा सौदा करोगे, काश मैंने तुम पर यकीन ही नहीं किया होता। मैंने रोते हुए कहा और अपने कमरे में आ गई। मैं रो रही थी, एक लड़की कमरे में आई और कहने लगी सेठ मुझे बुला रहा है। मैंने अपनी आंखें साफ की और सेठ के पास आई। वो कमरे में बेलिबास था, उसका तोता भी बाहर निकला हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और सेठ ने मुझे बाजू से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया और फिर मेरे ऊपर आकर कहने लगा मेरे साथ कबड्डी खेलो, बहुत मज़ा आएगा। मैं भी बहुत बेचैन हो रही थी, इसलिए फ़ौरन मान गई और फिर मेरी चिड़िया में सेठ ने अपना तोता दाखिल कर दिया और फिर अंदर बाहर करने लगे। मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन दिल बहुत उदास था क्योंकि आबिद ने मेरे साथ बेवफाई की थी। मैं रोमांस के बाद रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर सेठ कहने लगे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कोई मसला है तो मुझे बता दो, मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हें सब सच बता दूं। सेठ खुद ही मुझसे सवाल करने लगे कि मैं आबिद के साथ क्या कर रही हूं और मेरे घर वाले कहाँ हैं।
میں انہیں کیا بتاتی عابد کے لیے میں نے کیا کچھ کیا، اور وہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سیٹھ نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہنے لگے، جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا من کرتا ہے بار بار تمہارے ساتھ ہی کرتا رہوں، اور پھر میری چڑیا اپنے طوطے کے اوپر رکھ دی۔ میں پہلی بار کر رہی تھی اس لیے مجھے بہت درد ہو رہا تھا، لیکن سیٹھ بہت خوش تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں کافی عرصے بعد نیا مال ملا ہے اور وہ اسی خوشی میں تمہاری اور عابد کی تنخواہ بھی بڑھا دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں درمیان میں بول پڑی اور بولی، عابد اچھا لڑکا نہیں، اس نے مجھے شادی کے خواب دکھائے اور پھر مجھے آپ کے ساتھ کبڈی کھیلنے کا کہا تھا تاکہ اسے میرے ذریعے سے پیسے مل سکیں۔ میری یہ بات سن کر سیٹھ چونک پڑے اور بولے، اس کا مطلب وہ ہر ماہ لڑکیوں کو بگا کر لے جاتا ہے اور کہتا ہے میری کزن ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سیٹھ نے غصے سے کہا اور پھر مجھے لے کر عابد کے پاس آئے اور اس سے میرے بارے میں پوچھنے لگے کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ عابد پہلے گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں اس کی کزن ہوں اور اس کے پیچھے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ عابد کا جھوٹ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ سیٹھ نے اسے تھپڑ مار کر زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا کہ لڑکیوں کا سہارا لے کر مجھ سے پیسے لیتے ہو، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ سیٹھ نے کہا اور پھر اسے خوب مار پیٹ کر اپنے بندوں کے حوالے کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا عابد کا، لیکن وہ اسی قابل تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ سیٹھ نے پوچھا، تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ مجھے سیٹھ کہنے لگے، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں گھر کس منہ سے جاؤں گی؟ لیکن وہ مجھے میرے گھر لے آئے۔ ابو انجان آدمی کو ساتھ دیکھ کر غصے ہونے لگے، مجھے واپس جانے کا کہا۔ تب سیٹھ صاحب کہنے لگے، عابد نے اسے اغوا کر لیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ سیٹھ بڑی عمر کے تھے، اس لیے ابو نے ان کی بات کا یقین کر لیا اور مجھے خوشی سے واپس لے لیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن سیٹھ کی کچھ ضرورت سے زیادہ ہمدردیاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ دن بعد سیٹھ میرے گھر میرا رشتہ لے کر آئے اور ابو نے ہاں کر دی۔ میں ایک ہفتہ باہر رہ کر آئی تھی اور کوئی بھی میرا رشتہ نہیں دے رہا تھا۔ میں شادی کے بعد سیٹھ کے گھر آ گئی۔ اب سیٹھ روز میری چڑیا کا برا حال کرتا اور مجھے خوب مزہ ملتا، کیونکہ سیٹھ نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔